नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो आगे जुलाई अगस्त के महीने में हो सकता है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, उदाहरण के साथ में हम ये करने वाले हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। अब संवेगों की संख्या 10, 11, 12, 14 कितनी होती है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो 14 जो संवेग है ये होते हैं। अब संवेग कौन कौन से होते हैं, जैसे खुशी हो गया, जब उन्हें कोई पसंदीदा खिलौना मिलता है तो या कोई प्यार करता है तो वे खुशी उजागर करते हैं, मतलब वे खुश होंगे तो ये खुशी हो गई। उसके बाद आ जाता है दुख, जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है, मतलब बच्चों की कोई चीज़ खो जाती है तो उन्हें डांट भी पड़ती है और इससे वे दुखी हो जाते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद है गुस्सा, जब कोई उनकी चीज़ छीन लेता है, उन्हें परेशान करता है तो उन्हें गुस्सा भी आता है। डर की बात करें तो अंधेरे या किसी अनजान चीज़ से उन्हें डर भी लगता है। आश्चर्य की बात करें तो अचानक कोई नई चीज़ देखने या सुनने पर भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। घृणा की बात करें तो किसी गंदी चीज़ या बुरे स्वाद वाली चीज़ से उन्हें घृणा हो सकती है। रुचि की बात करें तो नई चीज़ों को देखने और जानने में वे रुचि दिखा सकते हैं, तो रुचि दिखाते भी हैं। और उत्सुकता की बात करें तो किसी नई घटना या चीज़ के बारे में जानने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं। उत्सुकता की बात करें तो किसी नई घटना या चीज़ के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं। और ईर्ष्या की बात करें तो जब दूसरे बच्चे के पास उनसे अच्छी चीज़ होती है तो वे ईर्ष्या भी करते हैं, जलन महसूस करते हैं कि इसके पास ऐसी चीज़ है, मेरे पास पुरानी हो गई है, मेरे पास टूटी हुई है, इसके पास नई है। तो ऐसे बच्चे जो है ये बात करते भी हैं, तो ऐसी भावना होती है बच्चों की। अपमान की बात करें तो जब कोई उनका मजाक उड़ाता है तो वह अपमानित भी महसूस करते हैं। और प्यार, वे अपने माता पिता और करीबियों से प्यार महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के जो 14 संवेग ये बतलाए गए थे। नेक्स्ट है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन था। अब ये जीन पियाजे, वॉटसन, स्किनर या कोहलर किनका कथन था कि किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के जो संवेग है वो उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा, अर्थात जो वॉटसन है। तो प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कई बार आ जाता है कि इन्हें किस के लिए जाना जाता है, तो व्यवहारवादी के लिए जाना जाता है मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन को। इन्होंने बाल विकास के शुरुआती चरणों में भय और प्रेम के संयोगों के महत्व पर जोर दिया था। और उन्होंने अपने प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि ये दो संवेग बच्चे के भावनात्मक जीवन की नींव रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्बर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार नैतिक तर्कणा का जो उच्चतम स्तर यहाँ पर माना गया है, तो उनकी मुख्य प्रतिक्रिया आंतरिक रूप से निर्देशित नैतिक मूल्यों का अभिविन्यास, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया है, कोई सा भी नहीं। तो लॉरेंस कोल्बर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार नैतिक तर्कणा का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो ये माना गया है आंतरिक रूप से निर्देशित नैतिक सिद्धांतों के अभिविन्यास। अब जो लॉरेंस कोल्बर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बतलाए थे, जिसमें से प्रथम 2 चरण होते हैं नैतिक तर्कणा या उच्चतम स्तर, और तीसरा है जिसे उत्तर पारंपरिक स्तर भी कहते हैं। इस स्तर के दूसरे चरण आंतरिक रूप से निर्देशित नैतिक सिद्धांतों का अभिविन्यास में व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे कि न्याय, समानता, मानवाधिकार के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेते हैं, भले ये कानून या सामाजिक नियमों से अलग हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संवेग का एक प्रमुख तत्व है, तो इसमें प्रमुख तत्व ज्ञान, समायोजन, समस्या, विचलन कौन से वाला है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। अब नहीं में कौन सा है, यहाँ पर जो समायोजन है इसको दिया गया है। संवेग व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होने में मदद करता है। भय का संवेग हमें खतरे से बचने और सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करता है।
गुस्से का संवेग हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। खुशी का संवेग हमें सकारात्मक अनुभव को दोहराने और दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से संवेग हमें अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे में भय का जो संवेग है वो उत्पन्न होता है, जिससे बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो बच्चे में भय का संवेग कौन से विकार पैदा करता है? जिससे बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। भय से बच्चे में नकारात्मक भाव बनते हैं। भय से अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। भयग्रस्त भाव अपने अंतर्निहित भाव को व्यक्त नहीं कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप कुंठाग्रस्त हो सकता है। और भय से अपनेपन का भाव होता है। तो बच्चे में भय संवेग उत्पन्न होगा जब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। दो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, भावग्रस्त भाव अपने अंतर्निहित भाव को व्यक्त नहीं कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप कुंठाग्रस्त हो जाता है। जब एक बच्चा लगातार डर या फिर चिंता में रहता है तो वह अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। डर के कारण वह नए अनुभव से बचने लगता है, प्रश्न पूछने में हिचकिचाता है और अपनी भावनाओं को दबाता भी है। और यह दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे कुंठा का रूप ले लेती हैं, जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है और उसका समग्र विकास जो है वो भी प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, बालक के विकास में संवेगों का महत्व है। सफलता की भावना पैदा करने में, रुचि की भावना, बालक की शैक्षणिक योग्यता का विकास करने में, या फिर इन सभी में। तो बालक के विकास में संवेग का महत्व है, तो इन सभी को ही यहाँ पर लिया गया है। सफलता की भावना पैदा करने में, जब बालक किसी कार्य में सफल होता है तो उसे खुशी और गर्व का संवेग महसूस होता है, और यह सकारात्मक संवेग उसे आगे और भी प्रयास करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब, जैसे आप कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब आपके अंदर एक नई उत्तेजना आ जाती है, एक नए भाव उत्पन्न होता है, काम करने की जो शक्ति कह सकते हैं आपके अंदर आ जाती है। तो आप दूसरे एग्ज़ाम जो उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले एग्ज़ाम में आप असफल हो जाते हैं तो आपका जो मनोबल है वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है। तो इसी के बारे में है यहाँ पर ये। रुचि की भावना पैदा करने में, किसी नई चीज़ या गतिविधि के प्रति जिज्ञासा मतलब एक संवेग बालक को उसे जानने और सीखने के लिए प्रेरित भी करती है, जिससे उसमें रुचि विकसित होती है। बालक की शैक्षणिक योग्यता का विकास करने में सकारात्मक संवेग जैसे कि उत्साह और आत्मविश्वास सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, जिससे बालक बेहतर प्रदर्शन करता है और उसकी शैक्षिक योग्यता का विकास होता है। नकारात्मक संवेग जैसे कि डर या चिंता सीखने में बाधा डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, एक इनमें संवेग नहीं है। अब भय, क्रोध, पलायन या करुणा, तो कौन से वाला है? अब इसमें देखने तो ये जो है भागने वाला, पलायन करना, तो ये संवेग में नहीं है। अभी हमने पढ़ा ही था 14 संवेगों के बारे में। तो भय, क्रोध और करुणा तीनों ही बुनियादी संवेग है जो मनुष्य और कुछ जानवरों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। भय खतरे की स्थिति में प्रतिक्रिया करने की भावना है। क्रोध अन्याय या बाधा के प्रति प्रतिक्रिया है, और करुणा दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति और मदद करने की इच्छा है। पलायन एक व्यवहार है जो अक्सर भय के संवेग के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन यह स्वयं एक संवेग नहीं है। पलायन करना, जैसे क्लास में से बच्चे भाग जाते हैं, जैसे टेस्ट लेना हो बच्चे का, तो बच्चे देखते हैं कि आज टेस्ट होगा तो ये तो पहले ही रुक जाते हैं, छिप जाते हैं कहीं पर, या फिर स्कूल से पहले ही छुट्टी लेकर चल जाते हैं बीमारी का बहाना बनाकर। तो इस प्रकार से जो ये पलायन जो है यहाँ पर संवेगों में नहीं है, डर के कारण ही पैदा होता है। जब बच्चे का होता है कि आज तो टेस्ट होगा। इसके बाद संवेगों में शिक्षा के उपयोग के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो संवेगों में शिक्षा के उपयोग में एक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। बालक में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को असभ्य बनाना, या कक्षा में जो है सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो पैदा करना। तो संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण
नहीं है। अब असभ्य वाला जो है यहाँ पर इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा बालकों को सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाना। संवेगों की समझ और उसका उचित प्रबंधन शिक्षा के इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार सिखाना और कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाना, ये सभी शिक्षा में संवेगों के सकारात्मक उपयोग के उदाहरण हैं। तो बालकों को असभ्य बनाना शिक्षा का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगों की भावना प्रेरणा की भावना है। अब ये कथन था यहाँ पर, अब ये जो कथन है इनमें से किन का है? संवेग की भावना प्रेरणा की भावना है। मैकडूगल प्रेरणा रुचि या इन सभी किसका था ये? तो विलियम मैकडूगल इनका है। तो विलियम मैकडूगल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत पर काम किया था और इन्होंने माना था कि प्रत्येक संवेग एक विशिष्ट मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है और संवेग व्यक्ति को उस मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उन्होंने संवेगों को प्रेरणा की भावना के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, संवेगात्मक विरेचन का मतलब यहाँ पर क्या है? संवेग को दबाना, बहुत अधिक अप्रिय अवस्थाओं को महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना या संवेगात्मक दमन की योग्यता को बढ़ाना। विरेचन का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। संवेगात्मक विरेचन का मतलब अपनी दबी हुई भावना या संवेगों को खुलकर व्यक्त करना और उनसे मुक्त होना। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो विरेचन के माध्यम से हम इन दबी हुई भावनाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर राहत महसूस कर सकते हैं, जैसे कि किसी गरीब दोस्त से अपने परेशानी साझा करना या जोर से रोना संवेगात्मक विरेचन के तरीके हो सकते हैं। तो जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है तो वो क्या है, रोने लग जाता है, उसके आंसू निकल जाते हैं। तो अगर उसके पास वो अपनी भावना जो है, अपना बात किसी को नहीं कह सकता है तो रोकर वो व्यक्त कर सकता है, इससे उसका मन हल्का हो जाता है। सेम वही कंडीशन है, अगर किसी के पास अपनी जो भी कष्ट है, दुख हुआ है, उसे साझा करने के लिए अगर कोई मित्र दोस्त है तो सेम वही बात जो वो अपने जो मन के अंदर जो उसकी भावना है, जो भी दुख था, वो मित्र से कहकर अपने मन को हल कर सकता है। अगर मित्र उपस्थित ना हो तो वो रोकर भी अपने मन को जो है हल्का कर सकता है। नेक्स्ट है, संज्ञान के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक अवयव शामिल है? अब यहाँ पर कौन सा इसमें एक शामिल है? भाषा, चिंतन, समझ शक्ति या फिर तर्क, कौन सा हो सकता है? तो इसमें देखें तो इसमें तो सारे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम संज्ञान देख लेते हैं, वो होता क्या है। संज्ञान का मतलब है जानना, समझना और सोचने की प्रक्रिया। इसमें वे सभी मानसिक प्रक्रिया शामिल है जिनका उपयोग हम दुनिया को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। भाषा का उपयोग हम विचारों को व्यक्त करने और समझने के लिए भी करते हैं और चिंतन हमें समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में मदद करता है। समझ शक्ति हमें जानकारी को याद रखने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। तर्क हमें जानकारी का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। इसलिए भाषा, चिंतन, समझ शक्ति और तर्क ये सभी संज्ञान के महत्वपूर्ण अवयव माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व। बच्चे को पूर्ण ज्ञान करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने, भय की दशा उपस्थित करने में या क्रोध की भावना जागृत करने से है। अनुप्रयोग का महत्व क्या है? इसका महत्व जो यहाँ पर लिया गया है बच्चों का मूल्यांकन करने से। अब संज्ञान में अनुप्रयोग का मतलब है सीखी हुई जानकारी और कौशल का वास्तविक जीवन की स्थिति में उपयोग करना। जब बच्चे किसी अवधारणा या ज्ञान को विभिन्न संदर्भों में लागू कर पाते हैं तो यह दिखाता है कि उन्होंने इस ज्ञान को गहराई से समझा है। इसलिए अनुप्रयोग बच्चों की समझ और सीखने का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों ने जोड़ना सीखा है तो उन्हें यह समझने के लिए कहा जा सकता है कि यदि उनके पास 5 टॉफियाँ हैं और उन्हें 3 और मिलती है तो उनके पास कुल कितनी टॉफियाँ होंगी। यह अनुप्रयोग उनकी समझ का मूल्यांकन करता है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है पहले प्री नर्सरी में, तो ऐसे ही सिखाया जाता है, इसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनके पास।
अगला क्वेश्चन है समज्ञानात्मक विकास का यहाँ पर अर्थ लिया गया है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। समज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? अब इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर अभियोग्यता से। अब जो समज्ञानात्मक विकास है इसका तात्पर्य है बच्चे को सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या हल करने और याद रखने की क्षमताओं का विकास करना। अभियोग्यता किसी विशेष क्षेत्र में स्वाभाविक क्षमता या कौशल को संदर्भित करती है, जबकि समज्ञानात्मक विकास में इन सभी मानसिक क्षमताओं का समग्र विकास शामिल होता है, जो बच्चे की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के विकास की नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समज्ञानात्मक मानचित्र का जो प्रत्यय है वो दिया था। अब ये देने वाले थे इनमें गुथरी, जीन पियाजे, टोलमैन या स्किनर। तो समज्ञानात्मक मानचित्र का जो प्रत्यय देने वाले थे तो कौन थे इसमें? अब जो ऑप्शन यहाँ पर ये टोलमैन जो दिया गया है तो यही वाले थे, तो यही सेंसर हो जाएगा इसमें। अब ये जो यहाँ पर एडवर्ड चेस टोलमैन इनका नाम था, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने समज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया जो एक आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व है जिसे एक व्यक्ति अपने पर्यावरण के स्थानिक लेआउट के बारे में बनाता है। उन्होंने चूहे पर किए गए अपने प्रसिद्ध भूलभुलैया प्रयोग में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि चूहे बिना किसी प्रत्यक्ष पुरस्कार के भी भूलभुलैया का एक मानचित्र विकसित कर लेते हैं। तो ये समज्ञानात्मक मानचित्र भूलभुलैया वाला जो था ये प्रयोग चूहों पर किया गया था और किन का है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टोलमैन का। इसके बाद में जाता है नेक्स्ट हमारा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे चरण को किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है? तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में तीसरा जो स्तर है, नैतिक विकास के सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चे को रखा था? 5 वर्ष से कम, 6 से 10 वर्ष, 10 से 13 या 13 साल से ऊपर की। तो कौन से वर्ष के बच्चे थे इसमें? 13 वर्ष से ऊपर के थे। अब जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, नैतिक विकास का सिद्धांत है इनका 3 स्तर है इसमें। जो पूर्व पारंपरिक स्तर है वो है 4 से 10 वर्ष वाला, पारंपरिक स्तर हो गया 10 से 13 वाला और उत्तर पारंपरिक स्तर हो गया 13 वर्ष से ऊपर का। जो तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर, इस पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, भले ही वे सामाजिक नियमों या कानूनों से अलग हो। तो इस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता के व्यक्तिगत सिद्धांतों को महत्व देता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित समज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक जगत से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन था ये। ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित समज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने, यहाँ पर चिंतन लिख देते हम, चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? तो ये संवेदी प्रेरिक अवस्था थी, पूर्व से क्रियात्मक, मूर्त या कोई सी भी नहीं थी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था मानी गई है। जीन पियाजे जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बतलाई थी, जिसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी कह सकते हैं आप, जन्म से 2 वर्ष वाली, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल वाली, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की और इससे आगे थी अमूर्त या औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे थी। तो ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित समज्ञानात्मक विकास में पूछा गया था यहाँ पर, तो इसमें जब पूर्व से क्रियात्मक अवस्था को माना गया है। नाम क्या था इनका? नाम था जेरोम ब्रूनर। इनके समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में
तीन अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था और प्र ये प्रतिमात्मक है, प्रतिमात्मक और ये प्रतीकात्मक है। तो ऐसे तीन अवस्थाएं थी। अब ये प्रतिमात्मक अवस्था में बच्चे दुनिया को मानसिक छवियों या फिर बिंब के माध्यम से समझते हैं। जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पुरुष से क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष वाली, इसमें भी बच्चे प्रतीक और मानसिक छवियों का उपयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। इसलिए ब्रूनर की प्रतीकात्मक जगत से जो यहाँ पर ये आया था, जो चिंतन वाला चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की पूर्व से क्रियात्मक अवस्था के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। अब कौन से वाली अवस्था है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। अब अमूर्त वाली तो इसमें कौन सी है? यही है सबसे लास्ट की जो होती है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने आपको बतलाया था। अब जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास की चौथी और लास्ट की अवस्था है औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त भी कह देते हैं इसको, जो लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त विचार, संभावनाओं और परिकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। वे निगमनात्मक तर्क का उपयोग कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं जिसमें ठोस वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रूनर के समज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीकों से प्राप्त करता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितनी है यहाँ पर? 3। नाम क्या था इनका? जेरोम ब्रूनर। इनके समज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक 3 तरीकों से अनुभूतियों को प्राप्त करता, मतलब एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करता है और दुनिया को समझता है। जैसे क्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। अब क्रियात्मक वाली, इस अवस्था में बच्चा सारी क्रिया और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी खिलौने को पकड़कर, हिलाकर या फेंककर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रतिमात्मक, इस अवस्था में बच्चा मानसिक छवि या बिंबक के माध्यम से दुनिया को समझता है। वह वस्तुओं और घटनाओं के दृश्य या श्रवण संबंधी छवियों को याद रखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा साइकिल की तस्वीर देखकर इसे पहचान सकता है, भले साइकिल उसके सामने न हो। और प्रतीकात्मक, यह समज्ञानात्मक विकास की लास्ट की अवस्था, अंतिम अवस्था है, जिसमें बच्चा भाषा, गणितीय प्रतीक और अन्य अमूर्त प्रणाली का उपयोग करके सोचने और संवाद करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा शब्दों का उपयोग करके जटिल विचारों को व्यक्त कर सकता है या गणितीय समीकरणों को हल कर सकता है। नेक्स्ट में आ जाता है बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? तो कौन सी अवस्था से है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोर या कोई सी भी नहीं। आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन सी है? ये वाली किशोर अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना की अवधारणा किशोर की एक विशेषता है। इस अवस्था में किशोर यह सोचने लगता है कि दूसरे लोग हमेशा उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके व्यवहार का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे कि वे किसी मंच पर हो और एक दर्शक वर्ग उन्हें देख रहा हो। यह आत्म चेतना अक्सर उनके शारीरिक दिखावे, व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में अत्यधिक चिंता का कारण बनती है और यह किशोर अवस्था के दौरान पहचान और सामाजिक स्वीकृति की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, सिगमंड फ्रायड या वाइगोत्स्की? तो नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था और ये देने वाले थे लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और नैतिक तर्कना के विकास के 6 चरणों की पहचान की थी, जिन्हें उन्होंने 3 स्तर, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक में समूहित किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने प्रवेश की वस्तु को पहचानने और उसमें विभेद करने लग जाता है, तो कौन सी अवस्था है?
अपने प्रवेश की वस्तु को पहचानना और उसमें विभेद करना। इंद्रजनित गामक पूर्व मूर्त या मूर्त कौन सी है? पुरुष से क्रियात्मक अवस्था, यही वाली। तो जिन प्याजक संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पुरुष से क्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीक जैसे कि शब्द और चित्र का उपयोग करके दुनिया का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देते हैं। वे वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानना और उनमें अंतर भी करने लग जाते हैं। हालांकि उनकी सोच अभी भी तार्किक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं होती है। उदाहरण के लिए वे एक गेंद और एक ब्लॉक के बीच अंतर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गोल है, कौन सा चकोर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत ये दिया था। अब बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, रोस, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, किन्होंने दिया था निर्माण एवं खोज का? तो किन का था? जीन पियाजे का था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत निर्माण एवं खोज पर आधारित है। इनका मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपने परिवार के साथ अंतःक्रिया करते हैं और नई चीज़ों को खोज करते हैं। वे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अपने अनुभव के माध्यम से दुनिया को समझते हैं और अपने मानसिक मॉडल मतलब स्कीमा का निर्माण करते हैं। इसके बाद आ जाता है, जीन पियाजे ने किसी बच्चे के बारे में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा था? तो जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा था? तो उसे व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण या निर्माण क्या कहा था? तो उसे कहा गया था सात्मीकरण। अब जो जीन पियाजे है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में दो मुख्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया था, सात्मीकरण और समायोजन। सात्मीकरण तब होगा जब एक बच्चा अपने मौजूदा मानसिक संरचना का उपयोग करके नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में वे नई जानकारी को अपनी पहले से मौजूद समझ में फिट करते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चे ने पहले सिर्फ छोटे 4 पैर वाले जानवर मतलब कुत्ते के रूप में देखा है तो वह एक बिल्ली को भी कुत्ता कहने की कोशिश कर सकता है। तो यह नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में सात्मीकरण करने का प्रयास है। मतलब जैसे पहले 4 पैर वाला देखा था कुत्ता और भी दूसरे 4 पैर वालों को देखी तो उसे भी कुत्ता ही कह सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व मूर्त या ये सारी है। तो कौन सी है? अब इसमें अगर हम देखें तो ये सारी है यहाँ पर। जीन पियाजे ने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्थाएं इनके बारे में बतलाया था। इंद्रियजनित जो अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष वाली, बच्चे अपनी इंद्रियों और शारीरिक हरकतों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। जैसे वो भूख लगती है तो रोकर अपनी इच्छा को बताते हैं कि मुझे भूख लगी है। पुरुष से क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष वाली है, 2 से 7 वाली। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं और उसमें भाषा का विकास होता है, लेकिन उनकी सोच अभी भी तर्कहीन और आत्मकेंद्रित होती है। मूर्त से क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की है और इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी मूर्त वस्तु और घटनाओं तक सीमित होती है। औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और इससे अधिक की है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त विचारों और परिकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी मानी गई थी इसमें। इसके बाद है, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा था? तो कितने चरणों में बांटा था इन्होंने? 3 में बांटा था। पूर्व पारंपरिक स्तर था पहले लेवल वाला, प्री। इस स्तर पर नैतिक तर्कना भारी पुरस्कार और धन पर आधारित होती है। पारंपरिक स्तर बीच वाला है। इस स्तर पर नैतिक तर्कना सामाजिक नियम और अपेक्षाओं पर आधारित होती है। उत्तर पारंपरिक स्तर, इस स्तर पर नैतिक तर्कना व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत और मूल्यों पर आधारित होती है। तो प्रत्येक स्तर में 2 उपचरण भी होते हैं जिसमें कुल 6 चरण बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की का निकष्ट विकास क्षेत्र आधारित है। अब किस पर आधारित है? निकट पर मतलब निकट विकास के क्षेत्र पर, ये घूर्णन पर, घूर्णन कर लेते हैं यहाँ पर,
बौद्धिक क्षमता या बालकों के मानसिक विकास पर? तो किस पर है? निकट विकास का क्षेत्र मानसिक विकास पर। अब लेव एगोस्की कहा था निकट विकास का क्षेत्र। जेडपीडी भी हमने पहले किया था एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में आया था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी निकट विकास का क्षेत्र। एक अवधारणा है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से हल कर सकने वाली समस्याओं और किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से हल कर सकने वाली संभावित समस्याओं के बीच के अंतर को दिखाती है। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे के मानसिक विकास की क्षमता को इंगित करता है और बताता है कि उचित मार्गदर्शन और समर्थन के साथ बच्चे किस स्तर तक सीख सकते हैं। इसलिए निकृष्ट विकास क्षेत्र बालक के मानसिक विकास पर आधारित होता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अब अधिकांश व्यवहार ये मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता या फिर ध्यान, तो किस पर आधारित होता है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा मूल प्रवृत्ति। तो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। शैशव अवस्था मतलब शिशु अवस्था, इसमें बच्चों का अधिकांश व्यवहार उनकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निर्देशित होता है। ये सहज व्यवहार उन्हें जीवित रहने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए भूख लगने पर रोना, किसी चीज को पकड़ना या खतरे से बचने के लिए प्रतिक्रिया करना उनकी मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण है। नैतिकता और वास्तविकता की समझ इस उम्र में विकसित नहीं होती है और ध्यान अवधि भी बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें निरंतरता का वर्गीकरण, समन्वय या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो कौन सा? ये वाला वर्गीकरण का सिद्धांत। अब वृद्धि और विकास के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। इनमें निरंतरता का सिद्धांत क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। समन्वय का सिद्धांत विभिन्न शारीरिक और मानसिक पहलुओं का समन्वय, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रत्येक बच्चा अपनी गति और तरीके से विकसित होता है, ये इसमें शामिल है। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। वर्गीकरण एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करना शामिल है। तो वृद्धि और विकास में जो एक शामिल नहीं था, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का, केवल गर्भावस्था, केवल बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर लिया गया इसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करती है और यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के विकास की सभी पहलुओं को शामिल करता है। बाल मनोवैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो ये कौन से कारक है जिनके द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चात पारंपरिक या कोई सा भी नहीं, कोहलबर्ग के अनुसार। तो इन्होंने 3 जो सिद्धांत अवस्थाएं बतलाई थी, ये वाली जो टोटल तो 6 थी, तो उन्हीं के अंतर्गत थी ये 3। अब नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होगी, तो ये ऑप्शन ए वाली थी, पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिकता मुख्य रूप से बाहरी कारक जैसे कि पुरस्कार और दंड के द्वारा निर्धारित होती है और इस स्तर पर बच्चे नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे सजा से बचना चाहते हैं या फिर पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनकी नैतिक समझ व्यक्तिगत परिणामों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो
तो ये कौन से व्यवहारवादी थे जिन्होंने ये बात कही थी? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या होलिंगहर्थ कौन थे? तो ये मानने वाले थे वॉटसन। तो इनका नाम था जॉन बी वॉटसन, जो एक व्यवहारवादी के जनक माने गए हैं। तो इस पर इन्होंने शोध किया था व्यवहारवाद पर। तो ये इनका कथन है। व्यवहारवाद ये मानता है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से सीखते हैं और अनुवांशिकता या जन्मजात प्रवृत्तियों की भूमिका को कम महत्व दिया जाता है। वाटसन का ये कथन वातावरण और सीखने के महत्व पर जोर देता है कि किसी बच्चे को किसी भी दिशा में डाला जा सकता है। तो बात भी है, जाहिर सी बात है। तो जो जैसे माहौल में बच्चा रहेगा तो वैसी ही आदतें वैसे ही वो सीखेगा। अगर कहीं गाली गलौच वाले वातावरण में बच्चा रहता है तो बच्चा गाली गलौच सीखेगा। सभ्य वातावरण में रहता है परिवार में तो सभ्य बनेगा। तो बहुत सारा जो इस पर भी निर्भर करता है वातावरण पर, कैसा है हमारा वातावरण, किस तरीके से उसको सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त से क्रियात्मकता का स्तर किस अवधि में घटित होगा? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष में। तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त जो संक्रियाएं हैं इनका स्तर, और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर रहेगा 7 से 11 वाला। 7 से 11 कौन सी है? ये तीसरे नंबर की अवस्था है मूर्त से क्रियात्मक वाली। तो जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे मूर्त से क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी मूर्त वस्तुओं और घटनाओं तक ही सीमित होती है और वे संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण जैसी मानसिक क्षमताओं को समझने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा गया है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूरा प्राथमिक, प्ले, घर या इन सभी को। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कहा गया है। अब प्रथम कक्षा कौन सा है? घर ही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो, क्योंकि 3-4 साल के ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उससे पहले तो घर ही रहते हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल जो है बच्चे का वो घर ही होता है। घर से ही सब कुछ सीखता है अपने माता पिता से। माता को तो सबसे पहला गुरु ही माना गया है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा बच्चे का घर है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से भाषा सुनना और बोलना सीखता है। घर का माहौल, परिवार के सदस्यों की भाषा का उपयोग और आपसी बातचीत बच्चे के भाषा विकास की नींव रखते हैं। औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले ही बच्चा अपनी मातृभाषा के कई बुनियादी पहलुओं से परिचित हो जाता है। तो बच्चे का अगर शुरू में ही बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा तो वो वैसा ही बनता चले जाएगा। अगर माहौल अच्छा होगा परिवार का तो बच्चा अच्छा बनेगा। अगर लड़ाई झगड़े वाला होगा तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो माहौल जो है, वातावरण, इसका एक बच्चे के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, इनमें से मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, मैकडोगल, वॉटसन या कर्ट लेविन। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। सिगमंड फ्रायड का एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट। और वे मनोविश्लेषण नामक मनोविज्ञान के संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। मनोविश्लेषण मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए अचेतन मन, बचपन के अनुभव और मनोवैज्ञानिक संघर्षों के अध्ययन पर जोर देता है। तो मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। अब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर? बालक के वंशन क्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, या फिर ये सभी। अब इसमें देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो इन सभी को ही माना गया है। अब शिक्षा मनोविज्ञान जब मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, और इसके अध्ययन क्षेत्र में वे सभी कारक शामिल है जो छात्रों के विकास और सीखने को प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल है बालक के वंशन क्रम एवं वातावरण का अध्ययन, यह समझना कि अनुमानसिकता और प्रवेश बच्चे के सीखने और विकास को कैसे आकार देते हैं, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, शैशव, बाल्य, किशोर आदि विभिन्न विकासात्मक चरणों में सीखने की प्रक्रिया और विशेषताओं को समझना, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता, सीखने में आने वाली कठिनाइयां और उन्हें दूर करने के उपाय।
नेक्स्ट है बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाई कैसे पढ़ाई। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाई कैसे पढ़ाई। तो ये क्रो, ब्राउन, किलफोर्ड या स्किनर किन का था? बालक के विकास का अध्ययन हमें जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाई और कैसे पढ़ाई। तो ये कथन था क्रो का। अब जो क्रो जो है ये अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उनका ये कथन बाल विकास के अध्ययन के महत्व पर जोर देता है। बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं, उनकी आवश्यकताओं, सीखने की शैली को समझकर शिक्षक यह बेहतर ढंग से जान सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है और किस विधि से पढ़ाना है, ताकि सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। तो ये कहने वाले थे क्रो। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मनोविज्ञान के संबंध में इनमें से कौन सी एक परिभाषा सही है? किसमें? मनोविज्ञान के संबंध में। मुझे बच्चा तो और बताओ कि क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम, अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब कौन से वाली बात इसमें सही है? तो मनोविज्ञान के बारे में एक जो बात सही है यहाँ पर, तो कौन सी है? ये वाली। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान मुख्य रूप से मानव और पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहारों को समझने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। जो ए में है व्यवहारवादी दृष्टिकोण को दिखाता है, लेकिन यह मनोविज्ञान की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। अगर अब विकल्प बी वाला हम देखें, अधिगम पर अधिक केंद्रित है, और डी वाला अगर देखें शिक्षा मन की परिभाषा के करीब है, लेकिन मनोविज्ञान का क्षेत्र इससे व्यापक है। तो इस कारण से जो ऑप्शन सी वाला है, मनोविज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से ये दिखाता है, जो कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। इसके बाद स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर इटली के? तो स्किनर का संबंध ये थे अमेरिका के। इनका नाम क्या था? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। BF स्किनर, ज़्यादातर तो BF स्किनर ही आता है लिखा हुआ। तो इनके नाम था ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और वे व्यवहारवाद के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, और उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का विकास किया था, जो सीखने की प्रक्रिया को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये भी आ जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किनका है, तो ये ऐसे भी आ जाता है, तो स्किनर का है। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानवादी पद्धति के जनक इनमें से कौन है? अब संज्ञानवादी पद्धति के जनक, तो इसमें वॉटसन है, जिन पियाजे व ब्रूनर है, कोलर व कोफा है, या कोई भी नहीं है। तो इसमें जो यहाँ पर अगर हम सही आंसर को देखें तो जिन पियाजे व ब्रूनर, यह हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा। अब जो यहाँ पर संज्ञानवादी जो पद्धति है, सीखने और विकास को समझने का एक दृष्टिकोण है, जो मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सोच, स्मृति, समस्या समाधान और भाषा पर केंद्रित है। जिन पियाजे और जेरेम ब्रूनर इस पद्धति के प्रमुख जनक माने जाते हैं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत दिया था, जबकि ब्रूनर ने खोज, अधिगम और प्रतिनिधित्व के 3 तरीके, क्रियात्मक, प्रतिमात्मक और प्रतीकात्मक, इन पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है? ईद, ईगो, सुपर ईगो या ये सभी? तो सिगमंड फ्राइड की अवधारणा इनमें से कौन सी है? ID, ईगो, सुपर ईगो, वो वाली? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इन सभी को ही माना गया था, ID, ईगो, सुपर ईगो को, मतलब ये सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो सिगमंड फ्राइड है, इनको जाना जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए। तो इसमें व्यक्तित्व के 3 प्रमुख संरचनाएं बतलाई गई थी। ID, यह व्यक्ति का आदिम और सहज हिस्सा है जो तत्काल संतुष्टि की मांग करता है और आनंद सिद्धांत पर काम करता है। अहम की अगर हम बात करें तो ईगो, यह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है और ईड के मांगों और बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं के बीच मध्यस्थता करता है। परम अहम मतलब सुपर ईगो, व्यक्तित्व का नैतिक हिस्सा है जो सामाजिक नियमों, मूल्यों और अंतर्निहित आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है
और व्यक्ति को सही और गलत के बारे में मार्गदर्शन करता है। इसके बाद है बालकों में खेलने से विकसित होने वाली शक्तियाँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या ये सभी है। तो कौन सी है, मतलब शारीरिक सारी आ जाएंगी इसमें। खेल जो बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है और में कई तरह की शक्तियों को विकसित करने में मदद भी करता है। जैसे शारीरिक ही लगा लो, खेल बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, समन्वय को बढ़ाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाते हैं। मानसिक की बात करें तो खेल समस्या समाधान, रचनात्मकता, निर्णय लेना और रचनात्मक सोच जैसे मानसिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। सामाजिकता की अगर हम बात करें तो खेल बच्चों को सहयोग करना, साझा करना, नियमों का पालन करना और दूसरे के साथ बातचीत करना भी सिखाता है, जिससे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सन 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध के द्वारा ये कहा था कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज होती है। तो ये मार्मन, पील, कॉल्विन, जेपी गिलफोर्ड, तो ये इनमें से कहने वाले कौन थे? मॉर्गन, पील, कॉल्विन या गिलफोर्ड? ये मॉर्गन है यहाँ पर। तो कौन थे? और ये थे पील, ऑप्शन बी वाले। 1992 में जो शिक्षा शास्त्री हैं पील, उन्होंने अपने शोध के माध्यम से निष्कर्ष निकाला था कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज होती है और यह अवलोकन बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के चरणों पर आधारित था, जिसमें शुरुआती वर्ष में सीखने की जो गति है वो तीव्र थी। नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती है, असमान, एक ही प्रकार की, समान या कोई सी भी नहीं। तो कैसी होती है अभिक्षमताएं? अलग अलग होती है, सभी में असमान है। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड, किसी विशेष क्षेत्र में स्वाभाविक क्षमता या कौशल को संदर्भित करती है। विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग स्तर की अभिक्षमताएं होती है। कुछ लोगों में संगीत की अच्छी अभिक्षमता हो सकती है, जबकि दूसरों में गणित या भाषा में बेहतर अभिक्षमता हो सकती है और यह व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैसे आप एक क्लास ही लगा लो, क्लास में बच्चे होते हैं, सभी के सोचने विचारने की जो शक्ति है, पावर, वो अलग अलग होती है। कोई किसी काम को जल्दी करके लाता है, कोई लेट करता है उस काम को, मतलब सभी चाहे भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही परिवार में लगा लो, एक परिवार में 4 अगर सदस्य हैं तो सभी की सोच अलग अलग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? अब जो समतात्विक जो सिद्धांत की बात हुई है, ये स्पीयरमैन, कोहलर, थॉर्नडाइक या कोप्पा कौन थे? तो इसमें अगर हम देखें तो स्पीयरमैन को यहाँ पर माना गया है। इनका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन, एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे और वे बुद्धि के समतात्विक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनती है। एक सामान्य कारक जिसे जी फैक्टर कह देते हैं, जो सभी भौतिक कार्यों में योगदान देता है, और एक होता है विशिष्ट कारक, एस फैक्टर, जो विशेष क्षमताओं से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से 2 जो है यहाँ पर बुद्धि के कारक इन्होंने माने थे, जी और एस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से द्वितत्व का सिद्धांत जो दिया था, और दोबारा से आगे शायद ये, तो द्वितत्व का जो सिद्धांत है तो ये स्पीयरमैन का ही है। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंसर वही है। पहले में था समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक और यहाँ पर है द्वितात्विक सिद्धांत के, तो बात एक ही है। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है लेकिन आंसर वही है हमारा, स्पीयरमैन। तो 2 द्विकारक सिद्धांत के लिए जाना जाता है इनको, और 2 फैक्टर थ्योरी मतलब 2 कारक थे, सामान्य मतलब जी और विशिष्ट मतलब एस। इसके बाद है वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो पशुओं पर प्रयोग किए थे और इनमें कौन से हैं? ये बागले, कोहलर, थॉर्नडाइक या कोप्पा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिसने पशुओं पर प्रयोग किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सी वाले हैं, मतलब थॉर्नडाइक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका नाम था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण काम किया था और उन्हें प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों में से एक माना जाता है जिन्होंने सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से पशुओं, विशेष रूप से बिल्लियों पर प्रयोग किया था और उनके प्रसिद्ध प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट्स और तत्परता का नियम, लॉ ऑफ विविंगनेस,
सीखने के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम ये इन्हीं के ही है। तो 3 मुख्य और 5 गौण नियम इन्होंने बतलाए थे। इसके बाद इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध विज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? अब कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान या बंध विज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? बागले, कोहलर, कोफा, थोर्नडाइक। तो कौन है इसमें? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा थोर्नडाइक से। इनका नाम है एडवर्ड एल थोर्नडाइक। तो इनका मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। उनके सीखने के सिद्धांत में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच बनने वाले बंधों या फिर क्या है यहाँ पर इन पर जोर दिया जाता है। उनका मानना था कि सीखना प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है और संतोषजनक परिणामों वाली प्रतिक्रियाएं मजबूत होती है, जबकि असंतोषजनक परिणामों वाली प्रतिक्रियाएं कमजोर होती हैं। तो मतलब ये बंध मनोविज्ञान संयोजनवाद जो इसके लिए गिना जान जाता है एल थोर्नडाइक को। एल थोर्नडाइक मतलब एडवर्ड एल थोर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? काम प्रवृत्ति लिबिडो कहा जाता है। पहले भी आपके स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन ऐसे ही। तो काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बी एफ स्किनर ने, हिंगार्टी, सिगमंड फ्रायड या थ्रस्ट ने? तो ये देने वाले थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो इन्होंने अपने जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है इसमें काम प्रवृत्ति को लिबिडो कह सकते हैं आप, इस पर सबसे अधिक बल दिया है। और उन्होंने लिबिडो को यौन ऊर्जा या जीवन ऊर्जा के रूप में माना जो मानव व्यवहार और विकास को प्रेरित करती है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न मनोयौनिक चरणों का वर्णन किया और काम प्रवृत्ति को इन चरणों के माध्यम से व्यक्त होने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा। इसके बाद इनमें से काम किस प्रकार का प्रेरक है? अब ये अर्जित है, इच्छित है, प्राकृतिक है, ये सभी है। काम जो होता है, काम भावना, काम, तो कौन सा प्रेरक है? और यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ये प्राकृतिक बात है। काम भावना, काम मतलब सेक्स कह सकते हैं आप। एक प्राकृतिक या जन्मजात प्रेरक है जो जैविक आवश्यकताओं और प्रजनन की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यह किसी व्यक्ति की मूलभूत जैविक संरचना का हिस्सा है और इसे सीखने या अनुभव के माध्यम से अर्जित नहीं किया जा सकता, जबकि काम की अभिव्यक्ति और संतुष्टि के तरीके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। इसकी मूल प्रेरणा जैविक और प्राकृतिक है। मतलब ये प्राकृतिक ही है, भगवान की देन कह सकते हैं आप। यही इन्हीं से सृष्टि उत्पत्ति मानी गई है। इसके बाद आ जाता है इनमें से आदत होती है, संवेदनात्मक मूल, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति या फिर यही सभी। तो क्या है यहाँ पर आदत? आदत को अगर हम देखें तो यहाँ पर पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति इसको माना गया है। पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति। आदत क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है जो बार बार दोहराए जाने के कारण स्वचालित हो जाता है। यह पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति का परिणाम है। जब कोई क्रिया बार बार की जाती है तो यह मस्तिष्क में एक मजबूत तंत्रिका मार्ग बना लेती है, जिससे वह क्रिया बिना सचेत प्रयास के होने लगती है। संवेदनात्मक क्रियाएं और मूल संवेगात्मक क्रियाएं सहज या जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं, जबकि आदतें सीखी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्दीमार कोहलर कोफा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वर्दीमार कोफा कोहलर का संबंध बताना है। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या अमेरिका। कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। मैक्स वर्दाइमर इनका नाम है, वोल्फगैंग कोहलर इनका नाम है और कर्ट कोफा ये इनका नाम है। तो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और गैस्टोलट मनोविज्ञान के संस्थापक सदस्यों में से थे। इनको गैस्टोलट मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है। गैस्टोलट मनोविज्ञान प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान में संपूर्ण की भूमिका पर जोर देता है और मानता है कि व्यक्ति अलग अलग हिस्सों की बजाय संगठित संपूर्ण के रूप में दुनिया को अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है भूख, प्यास तथा निद्रा। ये किस प्रकार के प्रेरक माने गए हैं? जन्मजात, प्राथमिक, अर्जित या फिर दोनों? और अब इसमें देखें तो कौन से वाला हमारा सही आंसर होना चाहिए? तो भूख तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक यहाँ पर माने गए हैं? तो इसमें देखें तो ये दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी।
जन्मजात और प्राथमिक प्रेरक। भूख, प्यास और निद्रा जन्मजात प्रेरक हैं क्योंकि वे जैविक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं और व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है और अन्य प्रेरकों की तुलना में अधिक मौलिक और शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक कौन सा नहीं है। अब नहीं में पूछ लिया गया है अर्जित प्रेरक कौन सा नहीं है। सामूहिकता की भावना, रुचि, आदत या फिर भूख, तो कौन सी है? यही वाली है अर्जित प्रेरक नहीं है भूख, क्योंकि भूख जो प्रकृति की देन है, भगवान की देन कह सकते हैं आप। अर्जित प्रेरक वे होते हैं जो अनुभव, सीखने और सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होते हैं। सामूहिकता की भावना, रुचि और आदतें सभी अर्जित प्रेरक हैं। भूख एक जन्मजात या फिर कह सकता है कि प्राथमिक प्रेरक है जो शरीर की आवश्यकता पर आधारित है और इसे सीखा नहीं जाता है। नेक्स्ट है इनमें से प्रेरकों का एक प्रकार कौन सा नहीं है। अब प्रेरकों का प्रकार नहीं है प्राथमिक, अर्जित, जन्मजात या कोई सा भी नहीं, तो कौन सा नहीं है? मतलब इसमें देखें तो कोई सा भी नहीं है इनमें। तो अब अगर देखें तो जैसे प्राथमिक प्रेरक भूख, प्यास, नींद और अर्जित प्रेरक जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन, प्रेरकों के दो मुख्य प्रकार हैं। जन्मजात प्रेरक प्राथमिक प्रेरकों का ही एक उपसमूह होता है जो जन्म से ही मौजूद होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी प्रेरक का प्रकार नहीं है बल्कि सभी प्रेरकों के प्रकार है। तो ये तो हमारे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद में फिर हमारे जो यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है आपकी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार माना गया है। अब ये समूह, जाति, व्यक्ति या भाववाचक कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पर? जातिवाचक है। शिक्षक सभी शिक्षकों का बोध कराता है जैसे पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक आदि। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, परिवार, मोहन या फिर कृष्ण। जाति का बोध कौन सा करा रहा है यहाँ पर? यही करा रहा है मनुष्य। तो संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाव, समूह, व्यक्ति या जातिवाचक। लेखक, तो लेखक जो है कि यहाँ पर जाति या जाति के बारे में बतला रहा है, तो लेखक भी सभी प्रकार के लेखकों का बोध कराता है, चाहे इसमें कहानी लिखने वाले हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं या फिर जो निबंध लिखने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। ये दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। यथा, आज, लड़का, परंतु, तो यही वाला है। लड़का, लड़की ऐसे हो जाता है। लड़का या लिंग और वचन के अनुसार बदल सकता है, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां ऐसे, तो ये विकारी हो गया। और अविकारी कौन सा हो गया? ये जो अव्यय होते हैं वो अव्यय ये वाले, यथा, आज, परंतु, तो यह अविकारी है जो किसी भी लिंग, व्यक्ति, वचन, पुरस्कार जिनमें कोई परिवर्तन न हो। इसके बाद इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चरित्र, चरित्रता, चरित्र, सच्चरित्र, कौन सी है भाववाचक संज्ञा? यही वाली है, ऑप्शन ए वाली, चरित्र शब्द वाली। ये एक भाव, गुण या स्वभाव को दिखाता है, चरित्र। इसके बाद इनमें से भाववाचक संज्ञा, तो अभी हो ही गया है, तो चरित्र था इसमें। नेक्स्ट है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। हट लगता है जिसमें, तो वो कौन से होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, जैसे आहट, चिकनाहट, जगमगाहट। तो ये सारे के सारे क्या स्त्रीलिंग वाले हैं, तो ये हट सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। अब भाववाचक संज्ञा की बात करें तो 4, 3, 5, 6 कितनी है? 5 है। जैसे जातिवाचक संज्ञा मित्र से मित्रता, सर्वनाम अपना से अपनता, विशेषण वाले वीर से वीरता, क्रिया सजना से सजावट और अव्यय दूरी। तो 5 प्रकार की यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद आ जाते हैं इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी। कौन सा? ये वाला सोना। सोना क्या है? ये एक द्रव्य के अंतर्गत आता है जो एक धातु का नाम है, जबकि मनाही, विद्वता और खुशी ये भाव के नाम है। तो इसी कारण से यहाँ पर इससे आंसर
ऑप्शन सी वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, भाव या फिर समूहवाचक हिमालय। तो क्या हिमालय व्यक्तिवाचक के उदाहरण है? तो हिमालय का एक विशेष पर्वत श्रृंखला का नाम है जो अन्य पर्वतों से अलग पहचान देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में एक में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से मिलाइए। सही जो आपने बताना है, मतलब इनका मिलान करना है। तो मिलान में कैसे होगा? जुलाई, मैना, कुंज, पानी। तो बताना है कौन सा किसका है, तो देख लेते हैं। जैसे जुलाई हो गया व्यक्तिवाचक, एक विशेष महीने का नाम हो गया। मैना जातिवाचक, एक पक्षी जाति का नाम हो गया। कुंज समूह के बारे में हो गया, पेड़ या लताओं का समूह। और पानी एक द्रव्य हो गया, तरल पदार्थ। तो इस प्रकार से जो इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, भाव या फिर द्रव्य। गाय कौन सी संज्ञा है? तो क्या है? जाति का बोध करा रही है। एक विशेष प्रकार के पशु की पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे जर्सी गाय, देसी गाय, इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन हमारा भाववाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। कौन सा है? यही वाला बीमारी। यह एक भाव या अवस्था को दिखाता है, जबकि दिल्ली एक स्थान का नाम है, लड़का एक जाति और मोहन एक व्यक्ति का नाम है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। कौन सी? समूह का बोध नहीं करा रही है। कौन सी? ये वाली दौड़, क्योंकि सभा, कक्षा, भीड़ इनमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसमें नहीं है। दौड़ यह एक क्रिया है जो समूह का बोध नहीं कराती, जबकि सभा, कक्षा, भीड़ ये व्यक्ति के समूह को दिखाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो यही वाला है, दूध, क्योंकि एक तरल पदार्थ है जिसे वहां पर तोला जा सकता है, जबकि खटाई एक भाव है, मिठाई एक वस्तु है और ठंड एक अवस्था है। इसके बाद है इनमें से संज्ञा शब्द, हरा, पतला, सभा, गहरा। कौन सा है संज्ञा? तो यही वाली है, सभा। समूह का नाम है जो एक संज्ञा है, जबकि हरा, पतला, गहरा ये एक विशेषण है। नेक्स्ट है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बतानी है। चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। कौन सी है? कौन सी है? ये वाली निशाना। अचूक निशाना अचूक विशेषण है, निशाना संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, जिसका अर्थ है ऐसा निशाना जो कभी खाली ना जाए। अचूक जो कभी ना चूके। अगला क्वेश्चन है इनमें से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। संज्ञा शब्द कौन सा है? यही वाला है, गंगा। गंगा क्या एक विशेष नदी का नाम है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि पुराना, नीला और मोटा एक ये विशेषण है। इसके बाद जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो तो उन्हें हम कहेंगे। एक के प्रकार की वस्तु हो या व्यक्ति को बोध हो तो व्यक्ति, जाति, भाव या द्रव्य है, क्या कहेंगे उन्हें? तो यही कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य कहने से सभी मनुष्य का बोध होता है, पर्वत कहने से भी सभी प्रकार के पर्वतों का बोध होता है। इसके बाद है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? जाति, भाव, गुण या कोई सा भी नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, कौन सी है? ये वाली है, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता क्या एक भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन छुआ या फिर देखा नहीं जा सकता। इसके बाद राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, भाव या समूह। तो जातिवाचक है ये राज्यपाल, एक पद का नाम है, सभी राज्यपालों को बोध कराता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, बिहार के, हरियाणा के, मतलब ऐसे। अगला क्वेश्चन है लड़की दौड़ता है। इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्ति, जाति, भाव या समूह का। तो किसका है? लड़का दौड़ता है, लड़की, लड़का लगा लो यहाँ पर, लड़का दौड़ता है। तो क्या है? ये जाति का बोध करा रहा है। एक विशेष प्रकार के प्राणी, पुरुष, बच्चे की पूरी जाति का बोध कराता है, जाति का। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा नहीं है,
अब जातिवाचक कौन से में नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य में। कौन से में? इस वाले में, क्योंकि सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है जो किसी की विशेषता को बताता है, जबकि जवान, बालक और मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक के हैं? अब कौन सा है व्यक्तिवाचक वाला? यही है ऑप्शन ए वाला, राम, रामचरितमानस, गंगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति जैसे राम, विशेष ग्रंथ जैसे रामचरितमानस और विशेष नदी जैसे गंगा, इनका बोध हमें करा रहा है। इसके बाद फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाव, जाति, समूह या कोई सी भी नहीं। तो जाति का बोध करा रहा है फूल ही। एक विशेष प्रकार की वनस्पति की पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे गुलाब, कमल, चमेली, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है? उड़ाप, उड़ाई, उड़ाहर या उड़ान। तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है? ये वाली, उड़ान। उड़ान उड़ना क्रिया का ही भाव है, जो क्रिया के होने के भाव को दिखाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन से वाली? पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन से वाली? ये वाली, बुद्धिमान। तो गुणवाचक विशेषण है जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताता है, जबकि पांडित्य, माधुर्य, महानता भाव के नाम है। नेक्स्ट आ जाता है, गाय कल घास खा रही है। गाय का पद बताना है। गाय कल घास खा रही है, क्या है? तो कौन सा है? ये वाला, जातिवाचक संज्ञा गाय है, एक वचन है, स्त्रीलिंग भी है, कर्ता कारक भी है और खाने की यहाँ पर क्रिया भी हो रही है। तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता गाय है। यहाँ पर शब्द गाय जो शब्द है वो पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पर एक वचन है, स्त्रीलिंग है और खा रही है, क्रिया को करने वाला है, इसलिए कर्ता कारक हो गया। इसके बाद है महान शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। मेहनत, महानता, महत्तम, मेहमान, कौन से होगी? महान में महान का क्या बनता है? महानता बनता है, ये वाला। महान क्या एक विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? महानता होगी, जो मान होने के भाव को दिखाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे आपके इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन। तो इसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन है, ये आपका टू और विदाउट टू यहाँ पर रहने वाले हैं। कहाँ पर टू लगेगा इसमें या फिर नहीं लगेगा, तो वही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश रिजाइन इज वर्थ एम्बिशन। तो इसका बताना है यहाँ पर, शासन करना महत्वाकांक्षा के योग्य है। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें आ जाएगा टू, टू जाए यहाँ पर, इसमें आ जाएगा टू रिजाइन इज वर्थ एम्बिशन। नेक्स्ट आ जाता है, ही डज नॉट मीन स्टे हियर। तो उसका यहाँ ठहरने का मतलब नहीं है, तो क्या आएगा? ही डज नॉट मीन टू स्टे हियर। हिज कस्टम इज राइड डेली। उसकी आदत रोजाना सवारी करने की है, तो क्या आ जाएगा? हिज कस्टम इज टू राइड डेली। इट इज येट डिसाइड। यह अभी तय होना बाकी है, तो इट इज येट टू, इट इज येट टू बी डिसाइडेड, डिसाइड, इट इज येट टू बी डिसाइडेड। तो थर्ड फॉर्म में चल जाएगा ये, डिसाइडेड। नेक्स्ट है, ही हैड नॉट चॉइस बट ओबे। उसके पास आज्ञा मानने की सिवाय कोई चारा नहीं था, तो कौन सा बनेगा? ही हैड नॉट चॉइस बट टू ओबे, टू ओबे। द स्पीकर इज अबाउट बिगिन। वक्ता शुरू करने वाला है। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। नेक्स्ट है, वी ईट लाइफ। हम जीने के लिए खाते हैं,
तो क्या आ जाएगा? वी ईट टू लाइव। द स्टूडेंट्स आर एनेक्सियस लव। छात्र सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? द स्टूडेंट्स आर एनेक्सियस टू लव। द मेडिसिन इज प्लीजेंट टेक। यह दवा लेने में सुखद है। द मेडिसिन इज प्लीजेंट टू टेक। डैश द ट्रूथ, आई क्विट फॉरगेट माई प्रोमिस। टेल का आपने बताना है। सच कहूँ तो मैं अपना वादा भूल गया। तो क्या आ जाएगा? टू टेल, टू टेल द ट्रूथ, आई क्विट फॉरगेट माई प्रोमिस। नेक्स्ट है होनेस्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी बी। क्या आएगा? सच कहूँ तो वह मेरी मदद नहीं करने वाला है। टू बी होनेस्ट, क्या आ जाएगा? टू बी होनेस्ट, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। नेक्स्ट है ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। क्या बनेगा इसका? ही मेड मी लाफ। तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। आई बेड हिम टू गो, मैंने उसे जाने के लिए कहा। तो क्या होगा? आई बेड हिम गो। तो यहाँ पर भी जा टू का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है ही डेयर नॉट मी। तो टच का आपने बताना है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह मुझे छुए। तो ही डेयर नॉट टच मी। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं होगा। ही डेयर्स मी चैलेंज, वह मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। तो इसमें देखें तो ही डेयर्स टू चैलेंज मी। तो यहाँ पर टू का प्रयोग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यू नीड इट डू का आपने बताना है। क्या आएगा यहाँ पर? तुम्हें इसे करने की जरूरत है। यू नीड टू डू इट। वी मेड हर सिंग, हमने उसे गाना गवाया। क्या आएगा? वी मेड हर सिंग। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। वी शुड फॉर जस्टिस फाइट, हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वी शुड फाइट फॉर जस्टिस, क्या आ जाएगा? वी शुड फाइट फॉर जस्टिस। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यू कुड हर हेल्प, इसमें देखें तो कौन सा आएगा? तुम उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हेल्प हर। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हियर देन स्टे, यहाँ ठहरने से अच्छा है चले जाना। इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन टू स्टे। तो यहाँ पर टू का प्रयोग इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेट अस इट फॉरगेट, चलो इसे भूल जाते हैं। तो लेट अस फॉरगेट इट। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं होगा। ही हैड बेटर इट, तो डू का आपने बताना है, तुम इसे करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो क्या बनेगा? तो ही हैड बेटर, मतलब उसके लिए बेहतर होगा कि वैसे करें। ही हैड बेटर इट टू डू, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वैसे करें। तो ही हैड बेटर डू इट। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अगला जाता है यहाँ पर यू वुड रैदर इट डू, तुम इससे करना ज़्यादा पसंद करोगे। तुम इससे करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? यू वुड रैदर डू इट, यू वुड रैदर डू इट। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं होगा। आई वॉन्ट टू मीट हिम एंड हिम अबाउट माई प्रॉब्लम टेल, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू मीट हिम
एंड टेल हिम अबाउट माई प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। आई हैव नो हाउस इन लाइफ, तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या बनेगा? आई हैव नो हाउस टू लाइव इन, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।